हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 एएनए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जो कि स्टेनोग्राफर के लिए है। क्लर्क में क्या आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों के लिए है। ड्राइवर में व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, इतने सारे पोस्ट पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है। तो इसका देखिए, रिजेक्शन लिस्ट तो आ चुका है, अब एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और एग्जाम डेट भी आ जाएगा। एग्जाम है जो आपको 10 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में एग्जाम डेट देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। और देखिए, इसका जो क्लास है वो स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे कंटिन्यू चल रहा है और चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाएगा। क्लास चलता रहेगा। ओके, तो आज का हम लोग जो जनरल अवेयरनेस का क्लास है, उसमें हम लोग सामान्य ज्ञान में जनरल साइंस का क्लास लेकर, ये क्लास 2 है। किसका? प्रकाश और प्रकाशिकी, यानी लाइटिंग एंड ऑप्टिक्स का ये क्लास 2 है। ओके, तो इसी तरह देखिए, अपना जो ये डीआरडीओ सेप्टम 10 एएनए का सिलेबस है, जिसमें 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जो कि कहाँ कहाँ से? एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से और जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे। ओके, तो ये चारों का अपने पास ई बुक है, स्टडी विथ क्रेजी गुरु के द्वारा, जो टीम के द्वारा जो तैयार किया गया है, ई बुक है। ई बुक बोले तो देखिए, अभी इतना कम टाइम में सभी जगह तो बुक पहुंचाना संभव नहीं है, तो और हार्ड कॉपी में, तो उसको हम लोगों ने पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है। और वो पीडीएफ फॉर्मेट हम आपको कहाँ भेज देते हैं? व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सेंड कर देते हैं। ओके, और ये चारों सब्जेक्ट का 4 अलग अलग ई बुक मिलेगा। और करेंट अफेयर्स का जैसे ही क्लास चल रहा है, उसका जो पीडीएफ है वो आपको क्लास के साथ सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो ये ई बुक आप परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस भी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मेंटेनेंस चार्ज रखा गया है 70 रुपीज। कितना? 70 रुपीज। 70 रुपीज में आपको एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग भी, जनरल अवेयरनेस भी और जनरल इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट का ई बुक आपको मिल जाएगा मात्र 70 रुपीज में। ओके, और पेमेंट कहाँ करना है? तो ये जो नंबर दिया गया है 7564864459, शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए और इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप सेंड कीजिएगा। मैं आपको वो ई बुक 10 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। वो ई बुक पीडीएफ में आपका पासवर्ड रहेगा, जो पासवर्ड आपके अनुसार रहेगा। आप जो चाहोगे, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जो चाहोगे वो पासवर्ड रहेगा। ओके, तो यही नंबर है। और तो चलिए, आज का जो क्लास है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो ये प्रकाश और प्रकाशिकी का जो क्लास 2 है, उसको हम लोग कंटिन्यू आगे ले जाते हैं। ओके, लाइटिंग एंड ऑप्टिक्स का है। तो चलिए, आज का देखिए, पिछले क्लास में 1 से लेके 17 तक पूरा क्वेश्चन देख चुके थे। तो आज हम लोग 18 से देखते हैं और आगे कहाँ तक जाते हैं देखते हैं। और ये प्रकाश एवं प्रकाशिकी का यूनिट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? ए क्या बोला है? पीला। बी क्या बोला है? नारंगी। सी क्या बोला है? क्या? लाल। डी सफेद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, सफेद हो जाएगा। क्यों होगा सफेद? तो देखिए, सूर्य में टोटल कितने रंग होते हैं? तो सब जानता है कितने रंग? 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिब गियोर बोलते हैं। देखिए, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? तो क्या है? सफेद है। और क्यों है? तो देखते हैं, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश सफेद होता है, जिसमें हल्का लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, इंडिगो और वायलेट सभी दृश्य आवृत्ति में शामिल होते हैं, जो सभी इंद्रधनुष के रंग बनाते हैं। रंग पैटर्न को याद रखते हुए एक शब्द याद रखे कि किसको? बिब गियोर यानी कि VIBGYOR की शुरुआती अक्षर उल्टे क्रम में बनते हैं। जो शुरुआती अक्षर है ये उल्टे क्रम में, जैसे देखिए, यहाँ रेड है, नारंगी है, पीले है, हरे है, नीले है, इंडिगो और वायलेट है। तो ये उल्टे क्रम में, वायलेट से शुरू होता है, इंडिगो, नीले, हरे, पीले, नारंगी और लाल, ये बिब गियोर होते हैं, जो कि उल्टे क्रम में, ये जो क्रमबद्ध दिया गया है, इसके जस्ट उल्टे क्रम में बनते हैं। ओके, और ये सफ़ेद इसलिए होते हैं कि देखिए, इतने सारे दृश्य तो आपको दिखाई देते हैं, ये हल्के मतलब क्या होते हैं, जो दिखाई देते हैं, लेकिन सफ़ेद वाले जो पार्ट होता है, सभी का मिश्रण एक तरह से उदासीन होके, मतलब ये कैसे सफ़ेद कलर के आ जाते हैं। ओके, तो इसलिए इसका जो रंग है वो सूर्य के प्रकाश का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन 19 क्या है?
दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या, अगर दोनों दर्पण कितना 120 डिग्री से एक दूसरे पर झुकी हुई है तो क्या होगा। यानी कि यहाँ पे दर्पणों की संख्या पूछा है और जो दोनों का दर्पणों की जो झुकाव है 120 डिग्री है। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है जानते हैं, n इजकल टू 360 डिग्री, टोटल 360 डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा जो कि दिया रहेगा क्वेश्चन में है ना 120 डिग्री, अब -1, तो ये n क्या है, जो प्रतिबिंब की संख्या निकाल के दे देगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे देखिए, दो दर्पणों को एक दूसरे थीटा कोण पर रखने पर बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या निम्न द्वारा दी गई है, जो कि वही बताए n इजकल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा -1। तो यहाँ पे अगर हम लोग थीटा का वैल्यू कितना 120 डिग्री डालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए n है जो बनाई गई छवियों की संख्या यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या, अगर n की जो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री डालेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 120 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 -1 जो कि फार्मूला में है, तो यानी कि n इजकल टू 2, यानी कि टोटल जो कुल दो प्रतिबिंब बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, दो प्रतिबिंब। ये कब, जब दोनों दर्पण एक का झुकाव कितना 120 डिग्री का हो तब की बात है, दो प्रतिबिंब बनेंगे। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से इसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है, निम्नलिखित में से इसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है, तो किसका, देखिए एक में कनाडा बालसम है, दूसरा नीलम है और तीसरा हीरा है और जो फोर्थ डी है वो रूबी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनाडा बालसम। कैसे, तो देखते देखिए, कनाडा जो ये देखिए कनाडा बालसम की उच्च ऑप्टिकल गुणवत्ता और क्राउन ग्लास जिसका n इजकल टू कितना 1.55, दोनों का कितना होता है 1.55 के अपवर्तनांक सूचनांक की समानता के कारण शुद्ध और फिल्टर किए गए कनाडा बाल्सम को पारंपरिक रूप से प्रकाशिकी में अदृश्य के रूप में उपयोग किया जाता है। कहाँ, अदृश्य के रूप में उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से इसका अपवर्तनांक क्राउन ब्लास्ट के सबसे निकटतम है, जो कि किसका है, कनाडा बाल्सम का, जिसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्रकाश के जो प्रकाशिकी के अदृश्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, आंख का वह हिस्सा जो तांत्रिका संकेत में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है, तो वो कौन सा हिस्सा है, ए में बोला है आइरिस, बी में बोला है प्रकाशिकी तंत्रिका, सी में विटेरस ह्यूमर और डी में रेटिना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। जो कौन सा हिस्सा है जो तंत्रिका संकेतों के लिए वस्तु के छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है, तो वो रेटिना। देखते हैं कैसे, देखिए रेटिना किसी वस्तु को छवि को तंत्रिका संकेतों में बदलने के लिए जिम्मेदार है। जो मान लीजिए आप कोई वस्तु को देखते हैं ना, तो उसको जो तंत्रिका संकेतों में बदलने के लिए कौन बदलता है, तो वो रेटिना बदलता है। इसमें ऊतकों की एक पतली परत होती है जो आंखों के पिछले हिस्से के अंदर होती है, और जो आंख होते हैं ना उसके पिछले हिस्से जो पतली परत होती है वो देखा, आंख का इमेज दिखाएंगे, देखिए आंख का इमेज भी रखे हुए हैं यहाँ पे है ना, तो आंख का इमेज यहाँ पे इस तरह है, देख रहे हैं ना, तो ये आपको जैसे देखिए रेटिना है तो, और प्रकाशिका तंत्रिका के पास स्थिर होती है, प्रकाशिकी तंत्रिका के पास ये स्थिर होता है। रेटिना का उद्देश्य एक उस प्रकाश को प्राप्त करना है जिसे लेंस ने केंद्रित किया है। लेंस कहाँ पे लगा रहता है, आंख में। देखिए जो लेंस है ये यहाँ पे, ये इसको हम लोग लेंस बोलते हैं ना, ये लेंस है और इसी के द्वारा वो जो प्रकाश आता है उसको एकत्रित किया जाता है, और इसी से रेटिना पे क्या इमेज बनाया जाता है, जो मतलब देखते हैं ना कैसे रेटिना पे कभी यहाँ पे इमेज बनता है, कभी यहाँ नजदीक ही बन जाता है, कभी दूर बन जाता है। तो ये मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष यही के कारण होता है। मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ ही बन गया तो निकट बन रहा है, अगर मान लीजिए प्रतिबिंब दूर बन रहा है तो दूर, यानी कि ये देखिए दृष्टि पटल है ना, यहाँ पे दृष्टि आपका जो प्रतिबिंब है वो बनना चाहिए।
लेकिन क्या है कि कभी कभी होता है जो यहीं पे बन जाता है निकट ही, और कभी कभी दूर चला जाता है, लेकिन ये जो दृष्टि पटल है यहाँ पे बनना चाहिए प्रतिबिंब। ओके, तो ये सब आँख का ये एक बनावट है, संरचना है। तो देखते हैं, रेटिना का उद्देश्य उस प्रकाश को प्राप्त करना है जिसे लेंस ने केंद्रित किया है, और प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तन करना है, और इन संकेतों का दृश्य पहचान के लिए मस्तिष्क को भेजना है। यानी कि सिंपल भाषा में समझ लीजिए, देसी भाषा में, रेटिना का क्या काम है? रेटिना का काम है कि जो प्रकाश, जो लेंस है वो, जो प्रकाश को लेंस है जो एकत्रित करता है, तो वो तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करता है, सिंपल। और वो तंत्रिका संकेत है उसको परिवर्तित करके मस्तिष्क में भेजता है। क्योंकि अगर आप लोग अभी कुछ देख रहे हैं तो वो लेंस के माध्यम से कहाँ जा रहा है? देखिए, ये लेंस के माध्यम से कहाँ जा रहा है? आंख में जा रहा है। उसके बाद रेटिना का क्या काम है? इसको तंत्रिका संकेतों में परिवर्तन, क्योंकि हम लोग माइंड है जो तंत्रिका चीज में, मतलब तंत्रिका संकेतों में वो ग्रहण करता है। जो नहीं वस्तु, मान लीजिए आप मोबाइल या लैपटॉप में आप अपना ये क्लास देख रहे हैं, तो आपको कैसे पता चला कि हम लैपटॉप में क्लास देख रहा हूँ? क्योंकि आपका जो ये प्रकाश है जो लेंस पे जाता है, लेंस पे जाने के बाद ये क्या है? रेटिना क्या करता है? इसको रेटिना है जो कि तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित परिवर्तित करके आपको माइंड को मतलब इन्फॉर्म कर रहा है, और तब आप समझ रहे हैं जो नहीं मैं मोबाइल पे क्लास देख रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? तो सेम वही चीज है, जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु को छवि का रूपांतरण करने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो वो रेटिना है, और ये रूपांतरण करके कहाँ? माइंड, मस्तिष्क में भेजता है। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? 22। जब किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार होता है। देखिए, जब किसी वस्तु वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस बोले तो दिखाते हैं इमेज के माध्यम से, और कहाँ? अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? तो आवर्धित होता है। जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित और बड़ा होगा। कैसे? तो देखिए, इमेज के माध्यम से समझिए। देखिए, वस्तु कहाँ है? वस्तु यहाँ है, और क्या बोला है? फोकस दूरी और ध्रुव, ध्रुव ये रहा पी, जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, और एफ जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, और वस्तु यहाँ बीच में रखा गया है। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमेशा आवर्धित बोले तो जो इमेज है उसके पीछे बनेगा। देखिए, सीधा वस्तु और दर्पण के पीछे बनेगा। ये देखिए, दर्पण के यहाँ पीछे बन रहा है ना, और एकदम सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है, और वस्तु से बड़ा। वस्तु देखिए ये, और ये कितना मतलब छोटा है, और जो प्रतिबिंब बनता है ये बड़ा, इसलिए ना अवतल दर्पण लगाया जाता है। आप जब दांत के डॉक्टर के पास जाइएगा तो वहाँ का जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो अजीब बनेगा। अजीब कैसे बनेगा? तो वो कोई जादू नहीं रहता है, वहाँ पे आपको अवतल दर्पण से दांत दिखाया जाता है ताकि उसमें प्रतिबिंब बड़ा बने, और जो जो भी उसमें त्रुटि रहता है दांत में वो उसमें स्पष्ट दिखाई दे देता है। ओके, तो यही मतलब जादू कोई नहीं रहता है, प्रतिबिंब, या कहीं कहीं पे आपको जादू दिखाया जाता है, मिरर का मतलब जादू दिखाया जाता है, न कि वो रियल में जादू रहता है। मिरर के माध्यम से ये फॉर्मेट से वो फॉर्मेट में दिखाया जाता है। मान लीजिए ये वस्तु इतना छोटा है, इसको बड़ा दिखा दिए, तो ये कौन बड़ी बात है? यहाँ पे अवतल दर्पण लगा दिया है, क्या अवतल दर्पण, वो कारण ये है जो प्रतिबिंब यहाँ पे बड़ा बन गया है। और ये आभासी, और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। तो यही कारण है कि ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धित बोलते हैं, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आवर्धित, यानी कि बड़ा। आवर्धित बोले तो बड़ा होगा। जो मान लीजिए ये वस्तु इतना बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब इसका बड़ा बना, तो इसको हम लोग आवर्धित बोलते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। आकार यहाँ पे देखिए, समान आकार, आवर्धित, कम आकार, बिंदु आकार, या आवर्धित बोले तो बड़ा आकार में बनता है। और हमेशा याद रखिएगा, ये पूछेगा नहीं तो ये भी पूछ सकता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा जो दर्पण, मिरर है उसके पीछे बनेगा। कहाँ? पीछे बनेगा, और बड़ा आकार में और आभासी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? जैसे आप लोग देखते हैं रात में तारा है जो टिम 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 करती रहती है, तो क्या वो हमेशा टिम टिम करती रहती है? उसमें बैटरी लगा रहता है क्या, जो बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होते रहता है वो का? ऐसा कुछ नहीं है। तारा है जो एक तरह से सूर्य है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है।
तो उसी सूर्य की तरह कई तारे हैं ब्रह्मांड में, कई मतलब सूर्य है, लेकिन खोज लोग नहीं कर पाते हैं। ओके, तो क्या है कि यहाँ पे देखिए जो तारा है वो टिमटिमा रहा है। क्यों टिमटिमा रहा है, किसके कारण से? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण से। हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण तारे से आने वाले प्रकाश लगातार अपवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। देखिए हवा का घनत्व यानी एटमॉस्फेयर, ये तो नहीं है कि वो पृथ्वी के नजदीक है, बहुत दूर है, तो बीच में बहुत सारा ऐसा मतलब लेयर बना रहता है जहाँ पे हवा का जो डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी बोले तो मास अपॉन वॉल्यूम, याद रखिएगा ये फार्मूला है, न कि ये इसका परिभाषा है। मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, तो डेंसिटी चेंज होते रहता है। प्रकाश मान लीजिए, सोच लीजिए कि ये अपना गोला है, गोला बोले तो पृथ्वी है, यहाँ पे कोई बहुत दूरी पे और यहाँ पे सूर्य है, और यहाँ पे कोई सूर्य जिसको हम लोग तारा बोलते हैं, तारा एक है। यहाँ से यहाँ आने में इसका प्रकाश है जो कई माध्यम से होके गुजरता है। कहीं ये हवा, यहाँ पे वैक्यूम है, कहीं पे हवा आ जाएगा, फिर वैक्यूम आ जाएगा, फिर हवा आ जाएगा, यहाँ तक आते आते इसमें डेंसिटी का जो है वो कई बार चेंज हो जाएगा। तो वही डेंसिटी चेंज होने के कारण क्या है कि अपवर्तन होता है। इसका प्रकाश का अपवर्तन बोले तो कभी सघन से विरल, कभी विरल से सघन, ये मतलब कभी मान लीजिए सघन से विरल में जाएगा, यानी कि सघन विरल माने तो देखिए कहीं पे डेंसिटी है जो 1.2 एयर का होता है, लेकिन अगला डेंसिटी हो जाएगा 1.4 कोई भी कारण से, अगला एयर का डेंसिटी हो जाएगा 0.8। तो ये डेंसिटी चेंज होते जाएगा, तो प्रकाश यहाँ से आएगा, ऐसे 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 होते चला जाएगा डेंसिटी के कारण। वो कारण क्या है कि ये तारा का जो प्रकाश है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? डेंसिटी के कारण। हमेशा याद रखिएगा, देखिए है ना, घनत्व में परिवर्तन के कारण। घनत्व बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, केजी पर मीटर क्यूब इसको, इसका यूनिट होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा जो तारा का टिमटिमाना है जो मेन है, घनत्व में परिवर्तन के कारण मतलब प्रकाश में लगातार अपवर्तन होते रहता है। दो चीज याद रखिएगा, जो घनत्व में परिवर्तन होता है और घनत्व में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, प्रकाश में लगातार क्या होता है, अपवर्तन होते रहता है। वो कारण क्या है, जो प्रकाश कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर होते रहता है, और वो कारण वो है जो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, पनडुब्बी में समुद्र स्तर की ऊपर की चीजों देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्या है ये सब सारे उपकरण के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए पेरिस्कोप का उपयोग पानी के नीचे या जलमग्न रहते हुए जहाजों के लिए नेविगेशन के लिए क्या किया जाता है? किसके? अगर मान लीजिए जल स्तर मापना है, पनडुब्बी बहुत नीचे है, ऊपर मतलब ऊपर जल स्तर कितना हाइट पर है, ये सब जो मेजरमेंट करना रहता है तो वो पेरिस्कोप से ही किया जाता है। ओके, और ये भी पेरिस्कोप से ये भी किया जाता है, समुद्र की गहराई या नदी की गहराई मापा जाता है, जो ये इतना गहराई पे इसका स्तर है। ओके, तो ये पेरिस्कोप से किया जाता है। उसके बाद ओडोमीटर, ओडोमीटर सब इसका प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में है। याद रखिएगा, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ओडोमीटर बोले तो ओडो यानी कि दूरी मापने में, स्पीडोमीटर क्या? स्पीडो मतलब स्पीड में आरपीएम जो मेजर करता है उसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं, और ओडो जैसे इतना किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो वो स्पीड मेजर कर रहा है। ओडोमीटर यानी कि डिस्टेंस, इतना किलोमीटर, सबका जो मीटर है वो अलग अलग रहता है। अगर आप वाहन चलाए हैं, गाड़ी चलाए हैं तो आपको पता होगा दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना 100 किलोमीटर गया, तो ये 100 किलोमीटर ये ओडोमीटर मेजर करता है। लेकिन गाड़ी कितना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है वो स्पीडोमीटर यानी कि किलोमीटर पर आवर बोले तो स्पीड मेजर करता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा सबका मीटर अलग अलग रहता है। उसके बाद पायरेलियोमीटर, ये इसका क्या? इसका उपयोग प्रत्यक्ष बीम सौर विकिरण का मापने के लिए किया जाता है। किसका? सौर विकिरण को मेजरमेंट के लिए किया जाता है। उसके बाद हाइपोमीटर, हाइपोमीटर ऊंचाई या उन्नयन
मापने के लिए ऊंचाई मतलब डिस्टेंस जो अत्यधिक ऊंचाई रहता है उसको मेजरमेंट करने के लिए किसका हाइपोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि कोई जहाज है, तो जहाज में अगर अत्यधिक ऊंचाई पे है तो वहां तक ऊंचाई मेजरमेंट करने के लिए, या पर्वत है, पर्वत का ऊंचाई मेजरमेंट करने के लिए हाइपोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मरीजों को दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किन दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, तो किन दर्पण का, बड़ा इमेज दिखना चाहिए तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ा व सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जैसे दिखाए थे जो यहाँ पे देखिए इसमें अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब बड़ा, तब ना बोले आवर्धित है, ये जो है आवर्धित, आवर्धित बोले तो प्रतिबिंब जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा रहता है। उसके बाद क्या है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, ये तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, दर्पण का प्रयोग बड़ा, देखिए बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। इस कारण दंत चिकित्सक इसका उपयोग दांतों की बड़ी तस्वीर से देखने के लिए और इसमें क्षय का पता लगाने के लिए करते हैं। मतलब दांतों का जो बारीक चीज, जो जो बीमारी है, क्षय वगैरह है, वो इजिली उसमें अवतल दर्पण में दिख जाता है। वही उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो इमेज छोटा बनता है, इमेज छोटा बनता है बोले तो जैसे गाड़ी के मिरर के रूप में किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए ये बड़ा बड़ा सा ट्रक आ रहा है पीछे से, आपका गाड़ी यहाँ छोटा सा अल्टो है, तो अल्टो है तो यहाँ पे इमेज है, तो ये बड़ा सा ट्रक है, इसको छोटा मतलब इमेज में लाने के लिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण बोले तो यहाँ उत्तल दर्पण में ये बड़ा जो ट्रक है उसको छोटा इमेज में दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा डैश 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 होता है। तो कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। क्या आभासी और सीधा हो जाता है, देख लेते हैं। समतल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब के पीछे बनाता है, बोले तो कैसे, देखिए ये यहाँ पे समतल दर्पण है, मिरर है जिसको हम लोग मिरर इमेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, ए और बी ऑब्जेक्ट है, ए और बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमेशा इसके बराबर ही प्रतिबिंब और जो मिरर है उसके पीछे बनता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इतना ही बड़ा, और यहीं पे अगर हम लोग उत्तल दर्पण लगा देते तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, बड़ा बनता है, और ये हमेशा आभासी ही बनता लेकिन बड़ा बनता। तो ये ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण पर हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और सीधा, आभासी और सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। छवि का देखिए, छवि का आकार हमेशा प्रतिबिंब के बराबर होता है। प्रतिबिंब का दर्पण की दूरी वस्तु और तथा दर्पण की दूरी के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, हम बार बार बता रहे हैं, आप जब समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अपने मिरर का उपयोग करते हैं, तो आपके बराबर ही नई इमेज वहां बनना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई क्या करेगा, प्रैंक करने के लिए अवतल दर्पण का मिरर ले आएगा, तो आपका प्रतिबिंब वहां बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, फिर आप डर जाइएगा जो मेरा इतना भयानक चेहरा कैसे बन गया। वो भयानक चेहरा आपका नहीं है, वो दर्पण का कमाल है। ओके, तो इसलिए हम लोग मिरर के रूप में हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, समतल दर्पण, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब है जो वस्तु के बराबर बनता है और जो भी पारदर्शिता रहता है वो सेम रहता है, आभासी रहता है। ओके, तो इसलिए हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, आंख में प्रकाश की किरणें बाहरी प्रकाश संरचना के माध्यम से आंख के सामने स्थित डैश 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 में प्रवेश करती है। तो किसमें, ये कॉर्निया में प्रवेश करती है। कैसे, जब आंख का हम यहाँ आपको इमेज दिखाए थे, देखिए ये आपको सबसे पहले ये कॉर्निया जो दिखाई देता है यहाँ प्रवेश करता है, जो इमेज प्रकाश आता है वो, उसके बाद ये लेंस पे आता है, उसके बाद ये लेंस किसको, जो दृष्टि पटल पे अपना ये दृष्टि मतलब बनाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, तो ये सबसे पहले कहाँ पे आता है, ये 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा कॉर्निया पे। कहाँ, कॉर्निया पे। कॉर्निया आंख का अगला भाग होता है। कॉर्निया क्या होता है, आंख का अगला भाग जो होता है वो कॉर्निया होता है। यह प्रकाश के आंख में प्रवेश करने की अनुमति देता है। आईलिस पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित, आईलिस है जो पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है। ऑप्टिक्स नस तंत्रिक, जो ऑप्टिक्स नसें है वो तंत्रिका संकेत ले जाती है। ओके, तो सबका ध्यान ऑप्टिक्स नसें का क्या होगा, जो कि तंत्रिका नसें ले जाएगी, संकेत ले जाएगी। और जो आइलिस आइलिस जो है पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है। और कॉर्निया
पे सबसे जो पहले आता आँख का अगला भाग है, और प्रकाश जो प्रकाश है आँख में प्रवेश करने का अनुमति देता है, और जैसे ही वो प्रकाश प्रवेश करता है उसके बाद वो कहाँ जाता है, लेंस पे चले जाता है। ध्यान रखिएगा जो हम वो इमेज में बताए थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आँख से ही रिलेटेड है। क्या, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित एवं विनियमित किया जाता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित? पुतली के द्वारा। ओके, तो ध्यान रखिएगा पुतली के द्वारा ये क्या किया जाता है, ये जो नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। तो देखते हैं क्या है पुतली। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइलिस पुतली का व्यास और आकार को नियंत्रित, आइलिस है जो पुतली का जो व्यास होता है, वो व्यास बोले तो डायमीटर, और आकार को नियंत्रित करता है। कॉर्निया आंख का अगला भाग होता है, जो कॉर्निया जो बताए थे आंख का अगला भाग होता है। यह प्रकाश में यह प्रकाश को आंख में प्रवेश करने को अनुमति देता है। रेटिना आंख की स्क्रीन की तरह होता है। यह वस्तु को प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कहाँ, रेटिना पर ही बनता है ना। उसके बाद फिर क्या करता है वो तंत्रिका तंत्र में परिवर्तित करके वो मस्तिष्क में सेंड कर देता है, इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है जो ये इस ऑब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद देखिए यह प्रकाश ऊर्जा को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करता है और मस्तिष्क को भेजता है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, मान लीजिए आप मोबाइल फर्स्ट टाइम देखिएगा तो कोई आपको बता देगा, ये सोचिएगा ये अननोन ऑब्जेक्ट है, लेकिन कोई आपको बताएगा इसको हम लोग मोबाइल बोलते हैं, तो वो मस्तिष्क में क्या, मस्तिष्क क्या है, एक तरह से मेमोरी है, सेव हो गया। फिर कहीं अगर दूसरे दिन फिर आते हैं तो आप बोलिएगा नहीं इसको हम लोग मोबाइल बोलते हैं। तो कैसे, पहले तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देखे, इस पर से जो प्रकाश आया वो हमारे आँख में पहुंचा, तो वो आँख में जो ये है जो आपको ये देखिए, सबसे पहले कॉर्निया है, कॉर्निया अनुमति दिया कि जे इसको क्या आँख में पहुंचाया जाए। उसके बाद वो लेंस पर बना, लेंस पर बनने के बाद वो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बना। वो प्रतिबिंब को क्या तंत्रिका तंत्र के फॉर्मेट में वो परिवर्तन किया, और परिवर्तन करने के बाद क्या है कि वो मस्तिष्क में भेजता है। फिर मस्तिष्क में याद आता है कि नहीं ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल हम लोग जान चुके हैं, मेमोरी में सेव है पहले से। किसने सेव किया, कोई अगला अननोन व्यक्ति ने सेव किया। ओके, तो इस तरह फंक्शन काम करता है, मतलब, और इसी फंक्शन के आधार पे मोबाइल वगैरह जो इंटरनल मेमोरीज वगैरह रहता है सब तैयार किया जाता है। इसलिए ना बोलते हैं कि अपना जो संसाधन है वो आसपास ही रहता है, बस उसे कैसे यूज किया जाता है वो समझ जाइएगा ना, तो इजिली आप समझ जाइएगा कि कैसे क्या है क्या नहीं है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो प्रकाश को नियंत्रित जो आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश को नियंत्रित करता है वो कौन है, पुतली है। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 के प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाले लेंस की जरा दृष्टि दोष पढ़ाए थे क्या है। तो इसको जब जरा दृष्टि दोष हो जाता है तो इसको सुधार करने के लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको प्रेस बायोपिया ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, जरा दृष्टि दोष को अगर हो जाए तो सुधार करने के लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 30 देखते हैं। एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मानव स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश, जैसे एक्सरे वगैरह करवाने जाते हैं तो वो अज्ञात ही निर्मित प्रकाश रहता है ना। एक्सरे द्वारा आपको बॉडी में प्रकाश भेजा जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उस बॉडी के मतलब संरचना को, हड्डी वगैरह टूट जाता है, तो उसी जो मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है उस उपकरण का नाम क्या है, तो उसका नाम है फोटोमीटर। क्या, फोटोमीटर। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश मापी भी जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए कैलिपर्स क्या है, इसका उपयोग किसी वस्तु के आयाम मापने के लिए किसका, जो कैलिपर बोलते हैं ना, कैलिपर या कैलिपर जिसको बोलते हैं, जो आयाम मापने के लिए किया जाता है। एमीटर इसका उपयोग करंट मापने के लिए किया जाता है। डायनेमोमीटर इसका उपयोग घूर्णन शाफ्ट द्वारा प्रेषित यांत्रिक बल
या शक्ति को मापने के लिए डायनेमोमीटर का किया। डायनेमोमीटर कहाँ पे, डायनेमो देखते हैं, डायनेमोमीटर कहाँ पे लगा रहता है, कोई मशीन है तो मशीन के आगे डायनेमो लगा रहता है, वहीं पे डायनेमोमीटर लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पे घूर्णन केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी से कन्वर्ट होता है किसमें, मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क बोले तो यांत्रिक बल बोले तो मैकेनिकल फोर्स, यानी कि डायनेमो रोटेट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, यांत्रिक बल ही उत्पन्न होता है ना। उसके कारण वहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, मान लीजिए इंजन है, इंजन यहाँ डायनेमो लगा, यहाँ पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं तो यहीं से हम लोग करंट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ रोटेट तो क्या होता है, डायनेमो होता है, तो यहाँ मैकेनिकल फोर्स मतलब मैकेनिकल वर्क होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा हमेशा। इंजन, इंजन क्या है, इंजन एक तरह से है जो कि केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी बोले तो पेट्रोल या डीजल डालते हैं इंजन में। उसके बाद वो हीट एनर्जी, हीट एनर्जी बोले तो उसमें आवाज आती है ना, तो आग लगता है, इंटरनल कंबशन इंजन है। उसके बाद इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जो शाफ्ट है वो रोटेट होने लगता है, वो शाफ्ट को हम लोग डायनेमो में ले जाके क्या घुसेड़ देते हैं एक तरह से बोले तो, यानी कि फिट कर देते हैं वहाँ पे। मान लीजिए इंजन है, इंजन से यहाँ शाफ्ट रोटेट हो रहा है, यहाँ पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ले आते हैं तो यहाँ से करंट उत्पन्न हो जाता है ना, तो इसी को ना इंजन बोलते हैं, तो डायनेमोमीटर इंजन। और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, रोटेट होता है, इसी को हम लोग क्लच गियर और डिफरेंशियल लगा के, अगर दोनों इंजन है, ये आगे इंजन और यहाँ रोटेट हो रहा है और यहाँ पे हम लोग दोनों डिफरेंशियल लगा के व्हील लगा देंगे तो ये इंजन बढ़ गया, गाड़ी चलने लगा। तो यही ना सेम चीज़ है, सारा एक ही मतलब बताए ना, आपके आसपास ही सारा चीज़ है, आप खोजिए उसको, रिसर्च कीजिए। ओके, उसके बाद देखिए 31 क्या है, रजत को दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष, उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार का लेंस का सलाह देता है। याद रखिएगा, जब दूर दृष्टि दोष हो जाता है ना तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया, मतलब उसको सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर वही आपको निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो आउटर लेंस का प्रयोग किया जाता है। और तुरंत अभी पढ़े हैं, देखिए जब जरा दृष्टि दोष हो जाता है तो यहाँ पर बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, दूर दृष्टि दोष में उत्तर लेंस और निकट दृष्टि दोष में आउटर लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए हाइपरमेट्रोपिया, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष भी बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूरदर्शिता के रूप में भी, दूरदृष्टा के रूप में भी जाना जाता है, जिसे उत्तर लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। इस स्थिति में रोगी को दूर की वस्तुओं स्पष्ट रूप से देखता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष में हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। दूर का वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन जो निकट का वस्तु रहता है, जो आपके नजदीक के वस्तु रहता है, वो सही से नहीं दिखाई देता है, तो दिखाई देने में असमर्थ रहता है। तो इसको सही करने के लिए उत्तर लेंस का डॉक्टर द्वारा सलाह दिया जाता है कि आपको दूरदृष्टि दोष का बीमारी हो गया है, आप इसको सही करने के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसमान का जो रंग है वो नीला किसकी वजह से दिखाई देता है, तो इसका रंग जो नीला है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से सही दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है। प्रकाश क्या है, जब धूल कण छोटे छोटे कण से टकराते हैं तो वो कई दिशा में क्या हो जाता है, प्रसारित हो जाते हैं, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश को कई दिशाओं में एक मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, ये कई दिशा में एक ही कण से टकरा के परिवर्तित हो गया, तो इसको हम लोग क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। नीले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होते हैं, यह सूक्ष्म कणों से टकरा कर जो आकाश में बिखर जाते हैं। देखिए नीला जो प्रकाश आते हैं, प्रकाश तो कई प्रकार के प्रकाश आते हैं, उसी में नीला है जो कमजोर होता है, जो उसका तरंग दैर्घ्य है वो कम होता है, तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो वो कारण उसका जो प्रकीर्णन है वो प्रकाश नीला कलर आया, ये कई कई भागों में डिवाइड हो गया है, तो वो बिखर जाता है, जिसके और ये कई भागों में डिवाइड हो जाएगा, जो ज्यादा बिखरेगा वही दिखाई देगा ना, वो कारण क्या होता है, जो आकाश के कलर रंग दिखाई देता है। मान लीजिए 4 बॉल ले लीजिए, चार बॉल ले लीजिए, जो बॉल क्या रहेगा, जिसमें पानी भरा रहेगा, जो कि एक नीला कलर का रहेगा, एक क्या रहेगा लाल का, एक पीला का, एक नारंगी का। तो क्या है कि ये जो पानी से भरा हुआ बैलून है, बैलून नीला कलर वाला है, वो कमजोर है, और ये रेड और ये
नारंगी और पीला वाला क्या है, ये मजबूत है। इसको हम लोग अगर फेंकते हैं तो कोई वस्तु से टकरा के ये नीला वाला जल्दी फूट जाएगा और ये तीनों नहीं फूटेगा। तो जो फूटेगा ये जो ये कौन सा नीला वाला, वही हमको दिखेगा नीला, मतलब कलर सभी जगह बिखर जाएगा। तो सेम उसी तरह है, इसका तरंग दैर्घ्य नीला का कम है तो वो क्या है, बिखर जाता है। तो बिखरने के कारण वो हमें दिखाई देता है। वही कारण क्या है कि जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? तो ये इसका आंसर प्रकाश के प्रकिरणन के कारण ही टिंडल प्रभाव होता है। जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों के से टकराती है तो टकराव के कारण बिखर जाते हैं। अर्थात जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरती है तो प्रकाश प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, जिसको हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही टिंडल प्रभाव होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फल फलमिनोलॉजी का डैश 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 फलमिनोलॉजी डैश 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 का अध्ययन है। तो किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आकाशीय बिजली का जो अध्ययन है वो फलमिनोलॉजी अध्ययन है। ओके, आकाशीय बिजली का अध्ययन को हम लोग फलमिनोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, बॉम्बे, यानी कि आकाशीय बिजली। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, जो अपना यूनिट था, ये कौन सा यूनिट? प्रकाश और प्रकाशिकी, लाइटिंग एंड ऑप्टिक्स, ये समाप्त हो गया। या देखिए, इतने सारे क्वेश्चन आए, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आया है और आता रहेगा। ओके, और जिस तरह बताए है ना क्वेश्चन तोड़ तोड़ के, सेम उसी तरह पे क्या होगा, क्वेश्चन को कभी इधर से उधर घुमाएगा और उधर से इधर घुमाएगा। आपको नहीं घूमना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। इसका पीडीएफ जो भी हमारा ई बुक ले चुके हैं, जो भी अभ्यर्थी ई बुक प्राप्त कर चुके हैं, उनको क्या है, पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ई बुक नहीं लिया है तो 7564864459 इस नंबर पे आप क्या कीजिए, आपको क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है और आपको इसी नंबर पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। 70 रुपीज़ में आपको चारों सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर यही मार्केट से बुक लाने जाइएगा तो 500 से 1000 रुपया लगेगा, और हम आपको मात्र 70 रुपीज़ में ये बुक प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, और ये मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है, ना कि आपका बुक का प्राइस लिया जा रहा है। ओके, जो भेजने में हमारे स्टडी विद क्रेजी गुरु टीम द्वारा जो वर्क किया जा रहा है उसका मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। तो ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और एक और छोटा सा सहयोग, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हमें भी मोटिवेट, मतलब मैं भी मोटिवेट हूँ और इसी तरह अच्छा अच्छा क्लास लाते रहे और सारा सिलेबस जो एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट करा दे। ओके, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए जो इस मतलब DRDO सेप्टेम्बर 10 का तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।